गांव में हर बच्चा एक जैसी बात करता है। गाय, भैंस, खेत, आम के पेड़, स्कूल की मस्ती। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो न हंसता है, न दौड़ता है, न किसी और से घुलता है। वो बस देखता है, लगातार एक ही दिशा में, जैसे उसके सामने कुछ हो जो हमें दिखाई ही न देता हो। कभी आपने किसी मासूम से बच्चे की आंखों में ऐसा डर देखा है जो उसके उम्र से कहीं ज्यादा पुराना लगे? ऐसा डर जो वो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बस छुपाकर जीता है। ये कहानी एक ऐसी ही बच्ची की है जो दिन में स्कूल आती थी मगर रात में कुछ और बन जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट और मैं हूं राहुल। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे गांव से है जहां स्कूल की घंटी तो बजती थी, लेकिन हर सुबह एक बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता था जो कभी क्लास में नहीं बोला जाता था। कहते हैं डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी डर एक इंसान के भीतर ही घर कर जाता है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम निखिल है, मैं एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक हूं। ये कहानी 2014 की है। मेरी नियुक्ति बिहार के एक दूर दराज गांव बड़गामा में हुई थी। गांव छोटा था लेकिन वहां का स्कूल बहुत पुराना, ईंटों से बना एक सीधा सा भवन जिसमें 3 कमरे थे और पीछे एक टीन की छत वाला टीचर्स क्वार्टर। जब मैंने वहां काम शुरू किया सब कुछ सामान्य लगा। बच्चे जिंदा दिल थे, गांव वाले सीधे और सहयोगी। लेकिन मेरी नजर उस दिन बदल गई जिस दिन अवनी पहली बार स्कूल आई। अवनी सिर्फ 6 साल की थी। उसका चेहरा बहुत सीधा सादा, बाल हमेशा कंधे से नीचे गिरे हुए और वो आंखें ऐसी लगती थीं जैसे कुछ देख रही हों जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा। उसे उसके पिता लेकर आए थे। दुबला पतला, पसीने से भीगा चेहरा और चाल में कुछ हिचक। उन्होंने बस फॉर्म भरा और मुझे धीरे से बोले, सर, बच्ची थोड़ी अलग है पर आप कोशिश करिएगा, अकेला मत छोड़िएगा इसे। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन उस वक्त ये नहीं समझ पाया कि वो आदमी इतना डरा हुआ क्यों था। अवनी को पहली क्लास में बिठाया गया। सब बच्चे कुछ न कुछ कर रहे थे। कोई रंग भर रहा था, कोई कविता गा रहा था, लेकिन अवनी वो एकदम चुप। उसकी नजर क्लास की खिड़की के पार कहीं अटक गई थी। मैंने उसे धीरे से टोका, अवनी कुछ बनाओगी? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना हाँ ना ना। बस उसकी उंगलियां बेंच पर धीरे धीरे घूमती रहीं। उस दिन मैंने समझा ये बच्ची कुछ और है, इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो बाकी बच्चों में नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जितना उसे जानने की कोशिश करूंगा उतना ही मैं उस खौफ के पास जाता जाऊंगा जो शायद उसी खिड़की से घूर रहा था। अवनी की एक आदत थी, वो क्लास में कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त एक ही दिशा में लगी रहती थीं, खिड़की की तरफ। वो खिड़की पीछे के हिस्से में खुलती थी जहां एक पुराना टूटा झूला, एक नीम का सूखा पेड़ और उसके पीछे एक गिरी हुई 4 दीवारी थी। वहां कुछ नहीं होता था, दिन में भी सन्नाटा रहता था, लेकिन अवनी की नजरें वहां अटक जाती थीं, जैसे वो वहां कुछ देख रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन मैंने उसे फिर से टोक दिया, अवनी इधर देखो बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने बहुत धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन आवाज साफ थी। वो गिनती सीख गई है। मैं चौंक गया, कौन? जो झूले पर बैठती है। उसके बाद वो चुप हो गई। उस दिन शाम को स्कूल खत्म हुआ तो मैं क्वार्टर लौट आया, लेकिन रात को करीब 3 बजे मेरी नींद खुली जैसे किसी ने मुझे हिला दिया हो। मैंने खिड़की से देखा, स्कूल के पिछवाड़े की तरफ से हल्की सी हलचल थी। मैंने टॉर्च उठाई, बाहर निकला और क्लासरूम की तरफ गया। खिड़की के पास पहुंचा, कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब मैंने खिड़की के शीशे पर टॉर्च मारी, वहां उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। मिट्टी में लिखा था, अभी 5 हुई है, वो अब 6 सीखेगी। मैं सिहर गया, क्योंकि अवनी की उम्र 6 साल थी। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। रात में जो कुछ भी देखा उससे मेरा सिर भारी था और दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। स्कूल का माहौल हमेशा शांत होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बच्चे शोर कर रहे थे, पर अवनी अब भी पहले जैसी ही थी, चुपचाप खिड़की के पास बैठी। उसकी नजरें फिर से उस पुराने नीम के पेड़ की ओर थीं। मैंने देखा कि उस झूले पर कोई बैठा तो नहीं है, लेकिन झूला बहुत हल्के से हिल रहा था। हवा नहीं थी उस वक्त, फिर भी वो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था।
शायद अब मुझे यकीन हो रहा था कि अवनी जो देखती है वो कोई कल्पना नहीं। उस दिन मैंने बच्चों को खाली समय दिया, सभी को अपनी अपनी ड्राइंग बनाने को कहा। बच्चों ने रंग उठाए और कागज पर फूल, पेड़, घर, सूरज बनाने लगे। अवनी ने पहले कुछ नहीं किया, पर फिर बिना किसी से पूछे उसने अपना स्केचबुक निकाला। धीरे धीरे उसने कुछ बनाना शुरू किया। पेंसिल की आवाज जैसे कमरे में गूंजने लगी थी, क्योंकि बाकी सब बच्चे शोर मचा रहे थे, पर मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरी सांस अटक गई। उसने एक लड़की की आकृति बनाई थी, पतली, लंबी, चेहरे पर बिना आंख, बिना नाक, बस एक काली छाया और पैरों की दिशा उल्टी। नीचे लिखा था, उसने कहा है कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगी। मैंने उसके हाथ से कॉपी खींच ली। किसने कहा? मैंने तेज आवाज में पूछा। वो मुझे देखती रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी नजरें कह रही थीं वो किसी से डर रही थी, बहुत गहरे से। मैंने वह कॉपी स्टाफ रूम में रख दी, लेकिन जब लंच ब्रेक के बाद वापस आया वो कॉपी गायब थी। मैंने हर अलमारी, हर डेस्क, यहां तक कि कबाड़ वाला स्टोर रूम भी देख डाला, पर वह चित्र कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह एक और डरावना संयोग हुआ। मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी ने कहा, सर, आज स्कूल के पीछे नीम के पेड़ के नीचे किसी ने मिट्टी से एक आकृति बनाई है। मैं वहां गया और जो देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। वहां मिट्टी में एक बच्ची की आकृति बनी थी, हूबहू वैसी ही जैसी अवनी ने अपनी कॉपी में बनाई थी। उल्टे पैर, सिर झुका हुआ और अगल बगल कुछ अधूरी संख्याएं, 4, 5, 6, और उसके नीचे अंगूठे से खुरच कर लिखा गया था, अब ये मेरी बारी है। मैं कांप गया। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता था, इतनी सफाई से, इतनी खामोशी से, और वो भी स्कूल के अंदरूनी हिस्से में जहां रात में कोई आता नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमरे की दीवारें और खिड़कियां बार बार दरकती सी लगीं। नींद में भी मुझे वही आकृति दिखती रही, काली, लंबी और उल्टे पैरों वाली। लेकिन ये सब बस यहीं तक नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैंने अवनी को देखा तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, बिना पलक झपकाए, और सिर्फ एक वाक्य कहा, सर, आपने मुझे उसकी चीजें छूने नहीं चाहिए थीं। अवनी की वो बात, मैंने उस वाक्य को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा जम गया था, जैसे मैंने सचमुच कोई सीमा लांघ दी हो। उस दिन कुछ अजीब घटा। तीसरी पीरियड के बाद जब मैं कक्षा में गया तो बच्चे शोर मचा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के, अवनी अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा, पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। कहाँ गई अवनी? मैंने पूछा। पीछे बैठे दो बच्चों ने डरते डरते कहा, सर, वो तो वहीं है, खिड़की के पास। मैंने वापस मुड़कर देखा, खिड़की के पास कोई नहीं था। एक पल को मैं खुद पर शक करने लगा। फिर मैंने फिर पूछा, कहाँ है, वहां कौन है? बच्चे अब घबरा गए। एक बच्चा बोला, सर, वो खड़ी है खिड़की पर, हमें तो दिख रही है। मैंने पलटकर फिर से देखा, अब भी वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खुली खिड़की और उसके पार वहीं पुराना नीम का पेड़। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बिल्कुल चुप माहौल में खिड़की के पास की बेंच खुद ब खुद थोड़ा सरक गई। उसके नीचे रखी अवनी की पानी की बोतल जमीन पर गिर गई और फिर धीरे धीरे लुढ़कती हुई मेरे पैरों तक आ गई। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। सारे बच्चे अब अवनी को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक सामने वाली दीवार पर खड़ियानुमा निशान खुद से बनने लगे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां डुबा दी हों सफेद राख में। सर भी देखेंगे। वो शब्द धीरे धीरे उभर कर दीवार पर लिख गए। मैंने भागकर बोर्ड पर हाथ मारा, कुछ नहीं था, मगर खड़खड़ाहट अभी भी जारी थी। उसी वक्त अवनी क्लास के दरवाजे से अंदर आई, बिल्कुल सामान्य चाल में। उसके हाथ में वही स्केचबुक थी जो मैंने 2 दिन पहले छीनकर स्टाफ रूम में रखी थी, जो अगले दिन गायब हो गई थी। मैंने चौंक कर पूछा, ये किताब तुम्हें कहां से मिली? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, उसने लौटा दी। उस दिन स्कूल जल्दी बंद कर दिया गया। बच्चे सहमे हुए थे और मैं अब पहली बार डर मान रहा था। ये अब सिर्फ एक डर नहीं था, ये किसी की मौजूदगी थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में बैठा सोच रहा था कि ये सब वाकई में हो रहा है या मेरा दिमाग जवाब दे रहा है। तभी मेरी नजर खिड़की की दरार से बाहर गई और नीम के पेड़ के पास कोई खड़ा दिखा। छोटा कद, लंबे बाल,
उल्टे पैर। मैं उठने ही वाला था कि वो आकृति धीरे धीरे पेड़ के पीछे सरक गई और गायब हो गई। मैंने भागकर दरवाजा बंद कर लिया, सारे पर्दे खींच लिए, लेकिन उसके ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर 3 बार खटखटाहट हुई। मैंने सांस रोके रखी, न दरवाजा खोला न कुछ देखा, बस पूरे शरीर में कांपता रहा। अंदर कहीं न कहीं अब मुझे यकीन हो गया था, जो कुछ भी अवनी देख रही थी वो अब मुझे भी देखने लगा था। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मुझे अवनी के घर जाना चाहिए। गांव के प्रधान से पूछताछ की तो पता चला कि अवनी अपने पिता के साथ गांव के सबसे किनारे वाले हिस्से में रहती है, जहां पहले पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसे गांव वाले मलिन टोला कहते थे। मैंने प्रधान से ही कहा, उसके पिता के बारे में कुछ पता है? वो थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं सर, वो आदमी बहुत चुप रहता है, कोई उससे ज्यादा बोलता नहीं, और उसकी बीवी तो जाने दीजिए सर। क्या हुआ था? मैंने पूछा। वो बेमन से बोला, उसकी बीवी ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, यहीं उसी पुरानी हवेली में। बच्ची तब सिर्फ 4 साल की थी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। मैं शाम ढलते ढलते उनके घर पहुंचा। घर क्या था, टूटी दीवारें, अंदर मिट्टी का आंगन और एक कोने में लटकी धुंधली लालटेन की रोशनी। दरवाजा अध खुला था। अंदर अवनी के पिता बैठे थे, आंखें नीचे गड़ी हुई, थकान से भरी सांसें। मैंने धीरे से पूछा, अवनी अब ठीक है क्या? स्कूल में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। उन्होंने मेरी बात काट दी। आपने उसकी चीजें छुई ना, उसकी स्केचबुक। मैं सन्न रह गया। किसकी चीजें? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी तरफ सीधे देखा। पहली बार मेरी बीवी की, जिसने मरने से पहले कहा था, जो मेरा था अब वो उसका है। मैं चुप हो गया। वो झूला जो स्कूल के पीछे है, कभी हमारी हवेली में हुआ करता था। उस पर मेरी बीवी झूला करती थी, और जब उसने फांसी लगाई तो वही रस्सी बाद में उसी झूले की रस्सी बनी। मैं कांप गया। उसके जाने के बाद भी अवनी उससे बातें करती रही। पहले मुझे लगा सदमा है, पर अब मुझे लगता है वो कभी गई ही नहीं। मैंने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं मैं करूं? उन्होंने धीमे से कहा, आप बस स्कूल में वो खिड़की बंद करवा दीजिए, वहां से वो आती है। मैंने पलट कर देखा। अवनी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी नजरें जैसे कह रही थीं, अब आप भी देख सकते हैं ना। अगले दिन सुबह मैं स्कूल पहुंचा तो सबसे पहले खिड़की के पास गया। वही पुरानी खिड़की, लोहे की सरिया लगी हुई, आधी जंग खाई और ऊपर से टूटी। मैंने स्कूल के चपरासी मुन्ना को बुलाया। मुन्ना, इस खिड़की को टाइट से बंद कर दो, जाम कर दो किसी तरह। वो घबराया, बोला, सर, इस खिड़की को तो कोई छूता भी नहीं। एक बार प्रधान जी ने एक वेल्डर को बुलाया था लोहे की वेल्डिंग कराने, पर अगली सुबह सब कुछ वैसे का वैसा था, कुछ जैसे सब निकाल फेंकता है। अच्छा, फिर भी लगा दो कुछ। मुन्ना ने बाहर से कीलें ठोक दी और अंदर से लकड़ी का पाटा मार दिया। स्कूल शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अवनी उस दिन ज्यादा शांत थी, इतनी शांत जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। उसने कोई स्केच नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा, बस बार बार खिड़की की तरफ देखती रही, जो अब बंद थी। दोपहर करीब 2 बजे अचानक क्लास में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे गीली मिट्टी, धुआं और सड़ी लकड़ी की मिलीजुली बू। मैं खड़ा हो गया। किसी को कुछ जला हुआ दिखा क्या? कोई जवाब नहीं। तभी दीवार पर पंखा घूमने लगा, धीमे धीमे, लेकिन पंखा बंद था। और फिर खिड़की के अंदर लगी लकड़ी की पट्टी अपने आप सरक कर नीचे गिर गई। बच्चे चिल्ला उठे। मैं भाग कर गया, खिड़की की ओर देखा और वहीं रुक गया। झूला हिल रहा था तेजी से, जैसे कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो, और अवनी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें उसी झूले की तरफ। मैंने उससे पूछा, क्या देख रही हो अवनी? उसने सिर झुकाया और बस इतना कहा, अब वो नाराज है। मैंने सब बच्चों को तुरंत बाहर भेजा। क्लास खाली हो गई, लेकिन अवनी खड़ी रही। अवनी, चलो बाहर। उसने सिर हिलाया। नहीं सर, आप भी रहिए, वो आज आपसे बात करना चाहती है। मेरे कानों के पीछे जैसे कुछ ठंडा गुजरा। मैं भागने ही वाला था, लेकिन तभी खिड़की की सरिया अपने आप नीचे झुकी और उस खिड़की के बाहर कोई छाया खड़ी थी। स्पष्ट आकृति नहीं, लेकिन इतना जान गया कि कोई है जो दिख रहा है सिर्फ जब वो दिखना चाहे।
उस दिन रात को मैंने स्कूल बंद करवा दिया। अगली सुबह बच्चों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन अवनी स्कूल पहुंची अकेले। मैं क्वार्टर में था जब उसने दरवाजा खटखटाया। सर, आपने खिड़की बंद कर दी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो अब वो अंदर आ जाएगी। उस शाम कुछ अजीब था। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुछ लटका हुआ हो जो दिखता नहीं पर सांसों को दबा देता है। मैंने क्वार्टर का दरवाजा बंद किया, खिड़की पर अखबार चिपका दिए और सारी बत्तियां बुझा दी। बस एक लालटेन जला रखी थी, पर मन में डर बैठ चुका था। वो डर नहीं कि कुछ दिखेगा, बल्कि वो डर कि कुछ दिख चुका है जो अब पीछा नहीं छोड़ेगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक दीवार से जैसे किसी ने थपथपाया हो। मैंने खुद को समझाया, हवा है। मगर फिर खिड़की के शीशे से एक परछाई उभरी, धीरे धीरे लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। लौटकर जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुल गई। दरवाजा धीरे धीरे चर्र करते हुए खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ कुछ और भी। मैंने देखा, अवनी दरवाजे पर खड़ी थी, नंगे पैर, बाल बिखरे हुए, आंखें झुकी हुई। अवनी, इस वक्त? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने सिर उठाया और बोली नहीं, बस कमरे के अंदर आ गई और धीरे से कोने में बैठ गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने बगल की दीवार पर अपनी उंगली घुमाई और कुछ लिखने लगी। बिना पेन, बिना पेंसिल, बस सूखी उंगली से। मैं ध्यान से देखने लगा। दीवार पर हल्के हल्के से उभरा, अब उसकी उम्र भी 6 हो गई है। अब वो और किसी के लिए आएगी। कौन? मैंने पूछा। अवनी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब काली थीं, बिल्कुल गहरी, बिना पुतलियों के। और उसने जो कहा वो मेरी रीढ़ में बर्फ जैसा उतर गया। वो जो स्कूल की खिड़की से कभी बाहर नहीं जाती, बस लोगों के अंदर चली जाती है। अचानक मेरे कमरे की खिड़की, जो मैंने अखबार से बंद की थी, फाड़कर खुल गई। बाहर नीम का पेड़ बिल्कुल शांत था, मगर झूला नहीं हिल रहा था, क्योंकि अब वो अंदर था। अवनी अब चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उसके गले से एक धीमा स्वर निकला, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। सर, आप भी अब अकेले नहीं रहेंगे। सुबह करीब 4 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं था। हवा अब भी ठंडी थी, खिड़की टूटी हुई थी और अवनी वहीं कोने में चुपचाप बैठी थी, जैसे पूरी रात जागती रही हो। पर अब उसकी आंखें वापस सामान्य थीं, वो मासूम, सीधी आंखें, मगर उनमें कोई चमक नहीं बची थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने बस इतना कहा। वो जब कमरे से चला गया तो मैं जाग गई। मैंने उसे घर भिजवाया। फिर बिना समय गवाए मैं सीधा स्कूल गया। स्टाफ रूम में सबसे पुराना रजिस्टर ढूंढने लगा, वो जिसमें 15 से 20 साल पहले के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता था। पुराने पन्ने फटे हुए थे, स्याही धुंधली, मगर कुछ नाम अब भी पढ़े जा सकते थे। 2006 की एक लिस्ट में अचानक मेरी नजर रुकी। एक नाम था आर्या, क्लास पहली, उम्र 6 साल, स्थिति ट्रांसफर के नीचे किसी ने पेंसिल से बहुत हल्के से लिखा था, एब्सेंट, फाउंड डेड। मैं सन्न रह गया। फिर अगले साल के रजिस्टर में वही नाम दोबारा दिखा, फिर से लिखा था क्लास पहली, उम्र 6 साल, और स्थिति में लिखा था एडमिशन कैंसल्ड ड्यू टू फैमिली रीजंस। 2 बार एक ही नाम, 2 बार क्लास पहली और दोनों बार उम्र 6 साल। मैंने फिर पिछला रिकॉर्ड देखा। आर्या नाम की बच्ची स्कूल के उसी झूले पर खेलते हुए आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद गायब हो गई थी, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। रजिस्टर के पिछले पन्ने पर कोने में कोई दूसरी हैंडराइटिंग में बहुत हल्के से लिखा था, जो 6 साल की होती है वो उसी की हो जाती है। अब सब कुछ धीरे धीरे जुड़ने लगा था। अवनी अभी 6 की है, आर्या भी 6 की थी, और दोनों ने स्कूल के उसी झूले को देखा था जहां अब कोई दिखता नहीं, बस आता है। मैंने उसी दिन प्रधान जी से बात की, आपने इस आर्या के बारे में कुछ सुना है? वो चुप रहे, फिर बोले, सर ये नाम मत लीजिए। वो जब पहली बार स्कूल आई थी तब भी खिड़की पर ऐसे ही देखा करती थी। एक दिन सुबह आई और शाम को नहीं मिली। पूरा गांव ढूंढता रहा। फिर लोग डर के मारे चुप हो गए। मैंने पूछा,
तो फिर उसका रिकॉर्ड दोबारा क्यों बना? वो बोले, कहते हैं स्कूल के रजिस्टर में वो नाम अपने आप फिर से लिखा गया था। अब मैं डर को समझ नहीं पा रहा था। क्या वो कोई आत्मा थी या कोई नाम जो मिटता ही नहीं? अवनी की खामोशी, उसका बार बार 6 की गिनती पर अटक जाना, झूले की हरकतें, और अब वो नाम आर्या, जो एक बार आई थी और शायद कभी गई ही नहीं। उस दिन स्कूल बंद कर दिया गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी और सबसे ज्यादा खराब हालत थी अवनी की। वो बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी जमीन पर उंगलियों से गोल गोल आकृतियां बनाती, हर आकृति में 6 रेखाएं। मैंने उससे पूछा, अवनी, आर्या कौन है? वो सिर झुकाकर बोली, वो जो पहले थी अब मैं हूं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उसने दीवार की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसने कहा, वो यहीं खड़ी है, मुस्कुरा रही है, जैसे मैं उससे डरूं, लेकिन अब डरती नहीं। मैंने उसकी नब्ज देखी, धड़कन बहुत तेज थी। उसी वक्त खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। मैंने भागकर पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन झूला फिर से हिल रहा था। इस बार तेज नहीं, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई वहां बैठा इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह अवनी के पिता स्कूल आए। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा थका हुआ। सर, मेरी बेटी अब वही बातें दोहराने लगी हैं जो उसकी मां कहती थी। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने बहुत धीरे से कहा, झूले वाला मुझे बुलाता है और कहता है, अब तेरा नंबर है। मैं सन्न हो गया। उस रात अवनी पहली बार जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी बच्ची की नहीं लगती थी। और फिर उसने जो कहा, उससे मेरी सांस अटक गई। सर, आज रात खिड़की खुली रहेगी और आप जो देखेंगे वो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। उस रात नींद क्या थी, जैसे कोई जागते हुए सपना देख रहा हूं। अवनी के शब्द, आज रात खिड़की खुली रहेगी, मेरे कानों में घूमते रहे। मैंने खिड़की को अंदर से कीलें मार दी, दरवाजा बंद किया, कमरे में अगरबत्ती जला दी, लेकिन डर अब किसी धुएं से नहीं भागता था। रात के 2 बजे वही दस्तक फिर हुई, खट खट, लेकिन इस बार सिर्फ दरवाजे पर नहीं, दीवारों पर भी, जैसे कोई मेरी दीवारों के अंदर चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसी और कमरे की हर चीज इधर उधर उड़ने लगी। अवनी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, मगर वो अब वैसी नहीं थी। उसके बाल बिल्कुल उलझे हुए थे, आंखों में कोई चमक नहीं थी और चेहरे पर वही आधी मुस्कान जो मैंने तस्वीरों में आर्या के चेहरे पर देखी थी। तुम अवनी हो? मैंने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अब वो हूं जो पहले झूले पर थी। मैंने उसकी तरफ बढ़कर हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा था। मैं पीछे हट गया। वो मुस्कुराई, आपने देर कर दी सर, और पल भर में वो गायब हो गई। मैंने दरवाजा खोला, भागकर स्कूल की ओर गया और देखा झूला हिल रहा था, बहुत धीरे धीरे, लेकिन नीचे की मिट्टी गीली थी। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा, वहां मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो। मैंने झुकाकर हाथ डाला और जो निकाला वो एक छोटी सी डायरियां थी, लाल रंग की, पूरी मिट्टी से सनी हुई। मैंने डायरियां खोली, अंदर सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्या। हर पन्ने पर एक ही लाइन थी, मैं अब 6 हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? पेड़ के पीछे से धीमी सी आवाज आई, जो दिखती नहीं, बस लोगों के अंदर चली जाती है। मैंने भागकर स्कूल के कमरों को देखा, अवनी कहीं नहीं थी, किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। अगली सुबह उसके पिता ने स्कूल आकर बस एक बात कही, उसका बस्ता आज भी कमरे में है, पर बच्ची नहीं। अवनी के गायब होने के बाद स्कूल में अजीब सी खामोशी फैल गई। गांव में कोई नाम लेकर बात नहीं करता, न आर्या का, न अवनी का। मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार उस झूले के पास जाना जरूरी लगा, क्योंकि अब भी रातों में कभी कभी कोई मेरी खिड़की पर दस्तक देता था। झूला अब भी वहीं था, वैसा ही, टूटी रस्सियां, जंग खाया लोहा और उसके नीचे की मिट्टी जैसे कुछ और भी निगल चुकी हो। मैंने पास जाकर वो डायरियां फिर से पढ़नी चाहीं, लेकिन उन पन्नों पर अब सिर्फ गोल घुमावदार आकृतियां थीं, जैसे किसी ने बार बार 6 लिखा हो। 6 साल, 2 लड़कियां, एक झूला, एक खिड़की। मैंने डायरियां वापस उसी जगह दबा दी। जाते जाते एक आखिरी बार क्लासरूम में गया, जहां पहली बार अवनी से मिला था।
दीवार पर कुछ लिखा था, पुराने चौक से धुंधले शब्द। अब वो किसी के अंदर नहीं जाती, अब वो बाहर रहना सीख गई है। मैं भागा, पीछे देखे बिना गांव छोड़ दिया। 3 महीने बाद मैंने शहर के एक सरकारी स्कूल में नौकरी शुरू की। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक दिन एक नई बच्ची का एडमिशन हुआ। उम्र 6 साल, नाम अवनी आर्या। जब मैंने रजिस्टर में नाम देखा तो चौंका, और जब मैंने क्लासरूम में जाकर पहली बार उस बच्ची को देखा, वो मेरी तरफ देख रही थी, ठीक उसी मुस्कान के साथ। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो अब किसी एक में नहीं है। वो अब हर जगह हो सकती है, जहां कोई 6 साल की बच्ची है और एक खुली खिड़की। कहते हैं हर जगह एक ऐसा कोना होता है जहां कुछ रुका हुआ है, न जिंदा न मरा, बस वहीं इंतजार करता हुआ। अवनी और आर्या की कहानी क्या यहीं खत्म हो गई, या फिर वो सिर्फ एक नाम था जो बार बार लौटता है? क्या आपने कभी किसी बच्ची को अकेले झूले पर झूलते देखा है, या कोई ऐसी खिड़की जो बिना हवा के अपने आप खुल जाती है? अगर हां, तो शायद अब वो आपको देख चुकी है। कमेंट करके बताओ, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक किसी को नहीं बताया? दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरी नाइट पर। सुनते रहिए, लेकिन अकेले मत सुनिएगा, और अपना ख्याल रखें। अलविदा।